हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जून 2024 के एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कवर करूंगा और ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस बात को मेक श्योर कीजिए कि ये सीरीज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज के हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस महीने में जो निकल के आता है वो है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बारे में और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनका इन स्टेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में। तो अगर हम इसके करंट एस्पेक्ट की बात करें तो पैनमा दुनिया का पहला ऐसा नेशन बन गया है जिसने अपने आइलैंड कम्युनिटी को क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से इवैक्यूएट किया है। अब पैनमा में एक इंडिजिनस गुना ट्राइब रहती है, तो इन गुना ट्राइब की फैमिलीज को रिलोकेट किया जा रहा है गार्डी सुखदब आइलैंड से मेनलैंड पे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बारे इनके बारे में बात करें, स्टेट्स के बारे में बात करें, तो ये ऐसे छोटे छोटे आइलैंड वाले देशों का ग्रुप है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं वो एक साथ शेयर करते हैं। मतलब इन सारे देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस जो भी हैं उनको एक तरीके के देखने को मिलते हैं। फिर आपको ध्यान में ये रखना है कि जितने भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो सारे आइलैंड्स नहीं हैं। उसमें आप सूरीनाम, गयाना और मॉरिशस जैसे देश भी देखेंगे जो कि आइलैंड वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट देके आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में केवल और केवल आइलैंड्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इन आइलैंड्स के अलावा आप देखेंगे सूरीनाम, गयाना और मॉरिशस जैसे देश भी इसमें इंक्लूडेड है। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देश भी उन स्टेट्स की तरह सिमिलर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको झेलते हैं, तो इस वजह से इनको भी स्टेट्स में शामिल किया जाता है। अगर हम स्टेट्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आप इसमें मॉलडीव्स को देख सकते हैं, इसमें स्पेशल मार्शल आइलैंड्स है, इसको देख सकते हैं, सोलोमन आइलैंड्स है, इस सबको देख सकते हैं। आपको दोस्तों इन सारे आइलैंड्स का लोकेशन पता होना चाहिए, तो यू मेक श्योर कि जब आप इस वीडियो को देखें तो इसके बाद आप मैप पे जाके इन सारे आइलैंड्स को एक बारी मैप पे देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज ग्रेट निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। अब देखिए, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो अंडमान और निकोबार जो आर्कीपेलागो है उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स में से एक है। आर्कीपेलागो दोस्तों छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप को कहते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो छोटे छोटे आइलैंड्स के इन आर्कीपेलागो में से वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड। जो इंदिरा पॉइंट है जिसका पहले की नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, तो वो इसे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। हम ग्रेट निकोबार आइलैंड में देखते हैं कैंपबेल बे नेशनल पार्क है ना, फिर गैलाथिया नेशनल पार्क है। ये दो नेशनल पार्क आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलते हैं, तो आपको इन दोनों का नाम याद होना चाहिए। फिर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसके अंदर में दो यूनेस्को 2013 के तहत इसको इंक्लूड किया गया था, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें तो आपको यहाँ पे शोम्पेन और निकोबारीज देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि ये ग्रेट निकोबार आइलैंड चर्चा में है, तो इसके बाद आप अंडमान और निकोबार को आप बहुत अच्छे से मैप पे देखें कौन से आइलैंड कहाँ पे है, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है। उनको फिर सीक्वेंस में, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में सजाने का ये सब प्रैक्टिस करें, ताकि अगर इससे रिलेटेड मैपिंग पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे मिस ना हो। अब देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है, जो कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का चूंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है, इसलिए ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये चर्चा में है। फिर ग्रेट निकोबार आइलैंड में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को भी डेवलप किया जा रहा है इसी प्रोजेक्ट के अंदर में, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में न्यूज़ था। अब दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में। देखिए, करंट में ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड एक पायलट प्रोजेक्ट को झारखंड के जमतारा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से
कोल को गैसिफाई करके उसको सिन गैस में कन्वर्ट किया जाता है और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे इस कोल होगा, ठीक है। फिर जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है, ये एक इन सीटू कंबशन और कंबशन ऑफ कोल है। इसका मतलब जहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे कोयला कुछ पाए जाते हैं, तो इसी जगह पे अंडरग्राउंड खुदाई करके वहीं पे कोयले का कंबशन किया जाएगा, कोयले को जलाया जाता है, तो इसलिए इसको इन सीटू कंबशन ऑफ कोयल कहते हैं। फिर इस प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस इस तरीके से शुरू किया जाता है कि उस कोल के भंडार में सबसे पहले स्टीम या एयर को इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो कोल के टाइप पे अलग अलग हो सकता है, फिर टेम्परेचर के बेस पे अलग अलग हो सकता है, और प्रेशर के बेस पे अलग अलग हो सकता है। तो हमेशा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से एक जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जहाँ पे हम यूसीजी कर रहे हैं, वहाँ का कोल का टाइप कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा। वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है माफ़ कीजिएगा, कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। अगर हम यूसीजी से मिले प्रोडक्ट्स की बात करें तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फिर ये हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, फिर इसमें केमिकल फीड स्टॉक भी हमको मिलता है। अगर हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बेनिफिट की बात करें तो ये जो अनमाइनेबल कोल्स हैं उन तक हमको ये एक्सेस देता है। फॉर एग्जांपल, ये इतनी बड़ी ज़मीन है और इस ज़मीन के अंदर में कोयला पाया जाता है, लेकिन इस कोयले को हम खोद के नहीं निकाल सकते क्योंकि इस ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का है कि यहाँ पे खुदाई संभव नहीं है। इसको यहाँ से कोयला को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस ज़मीन के अंदर में ही इसी कोल का गैसिफिकेशन करेंगे। तो जो अनमाइनेबल कोल है, जिसको खुदाई करके, जिसको माइन करके बाहर नहीं निकाला जा सकता, ऐसे कोल तक हमको हमारा एक्सेस पहुंचाने का काम करता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। फिर ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि जब भी हम कोल को बाहर माइन करके लाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अब इन सीटू कंबशन किया जाता है यूसीजी में, तो इस वजह से हमें बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता। फिर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंड्यूस्ड सब्सिडेंस। कहने का मतलब जहाँ पे भी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन किया जाता है वहाँ पे सब्सिडेंस का खतरा होता है, यानी कि ज़मीन के धंसने का खतरा होता है। फिर इससे ग्राउंड वाटर के कंटामिनेट होने का भी खतरा होता है, ग्राउंड वाटर जो है वो प्रदूषित हो सकता है। फिर अब इस क्षेत्र में, चूंकि यूसीजी के क्षेत्र में प्रूवन टेक्नोलॉजी भी बहुत कम है, तो इसलिए भी इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये था दोस्तों अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में। तो ये करंट में क्यों है, चर्चा में क्यों है? तो कैबिनेट ने एक वायबिलिटी गैप फंडिंग को अप्रूव किया है ताकि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, इसको 2005 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया था, और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इकोनॉमी के दृष्टि से बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसमें उतना पैसा आ नहीं पाता। यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लाना चाहते। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो कि हमारे इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ पे कोई निवेशक आना नहीं चाहता, तो वहाँ पे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है, इसके माध्यम से बहुत सारे सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस सब्सिडीज के माध्यम से जो भी इन्वेस्टर्स होता है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसी को हम वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो आखिर ऑफशोर विंड एनर्जी होता क्या है? तो ऑफशोर विंड एनर्जी का मतलब है कि जब हम विंड टरबाइन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वाटर की बॉडी के अंदर, जो कि आप अपनी यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, चाहे वो वाटर की बॉडी ओशन हो या वह लार्ज लेक्स हो, है ना। तो ऐसी जगहों पे जो वाटर की बॉडी है, वहाँ पे अगर हम विंड टरबाइंस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो हम इसी को ऑफशोर विंड एनर्जी कहते हैं। अब ऑफशोर विंड एनर्जी में कई सारी लीडिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप यूके को देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं, जर्मनी है, डेनमार्क है, नेदरलैंड्स है। ये सारे लीडिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब ऑफशोर विंड एनर्जी के अलावा एक ऑनशोर विंड एनर्जी भी होता है।
तो इसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं। जो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स होता है वो शैलो बॉडीज ऑफ वाटर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये यूजुअली ओशन में होता है। लेकिन जो ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स होता है, ये विंड टर्बाइंस जब लैंड पे सिचुएटेड रहते हैं, लैंड पे विंड टर्बाइंस को बनाया जाता है और उन विंड टर्बाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो हम इसको ऑनशोर विंड एनर्जी कहते हैं। अब ऑफशोर विंड एनर्जी के फायदे क्या हैं, ये देखते हैं। ये ज़्यादा एनर्जी को जनरेट करता है ना। ये 1 मेगावाट मोर एनर्जी देन ऑनशोर विंड टर्बाइन ड्यू टू लार्जर टर्बाइंस। ऑनशोर विंड एनर्जी की तुलना में ये 1 मेगावाट ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ये ऑफशोर विंड एनर्जी। ठीक है। फिर इसकी इफ़िशियंसी जो है वो सी पे, चूँकि विंड स्ट्रांग होता है ना, तो इसकी वजह से इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है। और ऑफशोर विंड एनर्जी के केस में कोई भी लैंड एक्विजिशन का इशू नहीं रहता। वहीं ऑनशोर विंड एनर्जी के भी अपने फ़ायदे हैं, जैसे ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ये ज़्यादा आसानी से लग जाता है और ज़्यादा सस्ता भी होता है। इसमें ट्रांसमिशन का जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है। और ऑनशोर विंड एनर्जी के बारे में टेक्नोलॉजी भी काफ़ी सारी अवेलेबल है और प्रूवन है, तो इसकी वजह से ऑनशोर जो विंड एनर्जी होती है वो उसका ये हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन ऑफशोर और ऑनशोर इन दोनों के कुछ नुकसान हैं। तो ऑफशोर का क्या नुकसान? ऑफशोर का नुकसान ये है कि इसमें डिपेंडेबिलिटी बहुत कम है, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम है, कि ऐसा मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कब इस ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने को मिलेगा और कब कम करने को मिलेगा। ठीक है। पर इसका ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। वहीं ऑनशोर अगर विंड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ऑनशोर विंड एनर्जी के अगर हम नुकसान के बारे में बात करें, तो ये लोकल्स को नॉइस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट को कॉज कर सकता है। फिर रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। हवा की जो स्पीड होती है, हवा का जो डायरेक्शन होता है, तो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ये दोनों के नुकसान थे, दोनों के फायदे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा ऑफशोर विंड एनर्जी। अब हम बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। देखिए, रामसर कन्वेंशन को एक 1971 में, ये एक ऐसा कन्वेंशन जिसको 1971 में ईरान के रामसर में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये फोर्स में 1975 में आया। इंडिया इस कन्वेंशन का मेंबर 1982 में बना। फिर इस कन्वेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है जिसको हम मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कहते हैं। इसमें ऐसे रामसर साइट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है ना। तो इंडिया के दो ऐसे रामसर साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। एक है आपका मणिपुर का लोकटक लेक, और फिर है राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। ये दो ऐसे रामसर साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। अब मणिपुर के लोकटक लेक में के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लेक के ऊपर में बड़ी बड़ी घास पाई जाती है जिसको हम फुमडीज कहते हैं। फुमडीज। और यहाँ पे एक संगाई हिरन पाया जाता है। तो ये आप दो बातें ध्यान में रख सकते हैं। अगर इंडिया और वेटलैंड्स की बात करें, तो हमारे देश में वर्तमान में अभी 89 रामसर साइट्स हैं। और रामसर साइट्स में जो देश के अंदर टॉप 5 स्टेट्स हैं, उसमें आप तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात को देखेंगे। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो लेटेस्ट दो रामसर साइट्स कौन कौन से हैं। अब आप देख सकते हैं ये वेटलैंड है, कितना इसमें बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है ना। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज 67th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में मैंने आपसे पिछले महीने के करंट अफेयर्स कई सारे में उसमें भी कवर किया है इसको। तो अगर हम जीईएफ के बारे में बात करें, तो इसको 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था। ये 5 ऐसे कन्वेंशंस हैं जिसको कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे ये उसको सर्व करता है। अब ये 5 कन्वेंशंस कौन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो फिर आप मेरी पिछली करंट अफेयर्स की वीडियोस जाकर देख सकते हैं, उसको इसको मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखिए, ग्लोबल जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो इस प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं एक ग्रेट वॉल करके है, सॉरी ग्रेट ग्रीन वॉल करके है, जिसका काम है कि साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। फिर सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये एक
20 कंट्री प्रोग्राम है। ये एक कई सारे देशों का मिलकर एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें कि अर्बन सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन को कैटलाइज करने के लिए इसमें पहल की जाती है। फिर जीईएफ के प्रोजेक्ट्स में 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, उसमें से एक का नाम कोहैबिटेट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोहैबिटेट जो है ये कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड फॉरेस्ट इसके लिए काम करता है, और फिर ये ग्रासलैंड को भी सिक्योर करने का काम करता है ताकि जो भी माइग्रेटोरी स्पीशीज है हमारे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके पॉपुलेशन को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को मैंने बहुत डिटेल में पिछले करंट अफेयर्स में किया है, आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, 30th एनिवर्सरी ऑफ यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो लैंड को प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना है। ठीक, ये बॉटम अप अप्रोच को अपनाता है। इसमें क्या है कि लोकल लोग जो हैं उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है, उनके पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है ताकि हम डिजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट कर सकें, डिजर्टिफिकेशन को रोक सकें, उनसे लड़ सकें। यूएनसीसीडी के कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो वो है आपका ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि लैंड का डिटीरियोरेट कर जाना या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाना। ठीक है, जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाना या लैंड का डिटीरियोरेट कर जाना। ठीक है, इसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ये दुनिया में जितने लैंड हैं उसके टोटल 40% लैंड को अफेक्ट करता है। फिर भारत में देखें तो भारत में 32% लैंड जो है वो अंडर डिग्रेडेशन है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमने दोस्तों देखा यूएनसीसीडी के बारे में और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हमने देखा। अब हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 1987 में साइन किया गया था, और इसको साइन करने का पर्पस ये था कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उसके प्रोडक्शन को और उसके यूज़ को एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया जाए और यूज़ को भी बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में हम जानेंगे बहुत डिटेल में। फिर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको वियना कन्वेंशन के अंडर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किगाली अमेंडमेंट ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और फिर इस किगाली अमेंडमेंट में जो भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं इसके कंजम्पशन और इसके प्रोडक्शन को फेस डाउन करने की बात की गई थी, यानी कम करने की बात की गई थी। तो हम जरा बात कर लेते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, और इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन पाया जाता है। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर हम इसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। अब समताप मंडल में ही ओजोन पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं वहाँ स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन के माध्यम से ओजोन का डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ओजोन का डिस्ट्रक्शन करने के कारण जो हमारे धरती पे यूवी रेज पहले नहीं आ पाती थी, सन के यूवी रेज को रोकने का काम हमारा ओजोनोस्फेयर करता है। जो ओजोन्स हैं वो उससे लड़ने का काम करते हैं। तो जब ओजोन का डिप्लीशन होने लग जाता है तो यूवी रेज अब पृथ्वी पे ज़्यादा आने लगेगी, और इससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ओजोन दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, हम इसको गुड ओजोन भी कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी से 10 से 40 किलोमीटर के ऊपर में रहते हैं, और ये हमारे अर्थ को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। एक और ओजोन होता है जो कि ट्रोपोस्फेयर में हमारे फॉर्म होता है, इसको शोभ मंडल कहते हैं हिंदी में। तो हमारे शोभ मंडल में जो ओजोन बनता है उसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। ये हार्मफुल होता है, इसलिए इसको बैड ओजोन भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती है। तो ये हमने दोस्तों देखा ओजोन के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो उस ट्रीटी को 1959 में साइन किया गया था। तब जब ये साइन किया गया था तब इसमें 12 देश शामिल थे। अब इंडिया इसका एक कंसल्टेटिव पार्ट है सॉरी, जो कि 1983 से इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम अंटार्कटिक ट्रीटी के की प्रोविजंस की बात करें तो अंटार्कटिका को पीसफुल पर्पस के लिए सिर्फ इस्तेमाल करने की बात की गई है इस ट्रीटी में।
फिर यहाँ पे इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन को भी फैसिलिटेट करने की बात की गई है, यानी कि अंटार्कटिका में जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साइंटिफिक कोऑपरेशन यानी वैज्ञानिक जो भी शोध हो रहे हैं तो उसके लिए उसको फैसिलिटेट करने की बात की गई है। फिर अंटार्कटिक ट्रीटी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को प्रोहिबिट करता है, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको प्रोहिबिट करता है, उसका डिस्पोजल को, या फिर अंटार्कटिका में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को भी प्रोहिबिट करने की बात करता है। ठीक है, अब हम इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करें जो उसने अंटार्कटिका में किया है, तो इंडिया ने अंटार्कटिका में अपना पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, इसको 1983 में शुरू किया था। वर्तमान में दो ऐसे रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें आपका मैत्री है और भारती है। भारती को 2012 में बनाया गया था। अब हम ज़रा कुछ बात कर लेते हैं ऐसी बात इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि अंटार्कटिका से रिलेटेड है। तो अंटार्कटिका से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है जिसको हम मैड्रिड प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यही डेजिग्नेट करता है कि अंटार्कटिका को एक नेचुरल रिजर्व की तरह डेजिग्नेट करता है और अंटार्कटिका को एक पीसफुल प्लेस के रूप में बनाए रखने की बात करता है मैड्रिड प्रोटोकॉल। अंटार्कटिका का टॉलेस्ट पीक जो है वो माउंट विंसन है। ठीक है, और अंटार्कटिका में 6 महीने का डे लाइट और 6 महीने की नाइट को एक्सपीरियंस किया जाता है। अब इसका रीज़न आप जियोग्राफी में देखेंगे, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसके ऊपर और 66.5 डिग्री साउथ, जिसको आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, उसके ऊपर सन होराइजन से नीचे नहीं जाता है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप एक बारी जाके जो भी आपका ज्योग्राफी का स्टैटिक वाला पार्ट है उसको एक बारी प्लीज़ रिवाइज कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस आखिर है क्या? देखिए, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए कि जब भी बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, इन्हांस हो जाती है। और ये जब सारे लोग एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी का भी हेल्प लेंगे। इसी को हम कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। कलेक्टिव का मतलब ये होता है बहुत सारे लोगों का एक साथ होना, और इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी साथ में आ जाती है। तो जब बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक साथ काम करते हैं ताकि कैपेसिटी क्रिएशन को और इन्हांस किया जा सके, तो इसको हम कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम एआई का यूज़ करते हैं, क्लाउड सोर्सिंग का यूज़ करते हैं ना, क्लाइमेट चेंज के लिए। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कलेक्टिव इंटेलिजेंस की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में इसका एग्जांपल आप एग्रोली ऐप के रूप में देख सकते हैं, जो कि हमारे रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग को से संबंधित जो भी डेटा होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये था कलेक्टिव इंटेलिजेंस। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्टेट्स ऑफ द ओशंस रिपोर्ट बाय यूनेस्को। स्टेट्स ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 यूनेस्को ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अब ये तस्वीर से आप देख सकते हैं कि समंदर का कैसा हाल है। हालांकि ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, बट आप इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे समंदर का क्या हाल है। पिछले कुछ महीने के करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको ओशन के बारे में पढ़ाया था। ओशन कैसे, जो ओशन हीट कंटेंट होता है वो बढ़ रहा है, कैसे ओशन हीट का जो कंटेंट है वो 4 लाख न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होता, जो हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बम गिराया गया था, उसके एनर्जी के बराबर अभी ओशन हीट कंटेंट बढ़ गया है। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वो जाके ज़रूर देखें। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये पूरे जो 12-13 महीने के करंट अफेयर्स हैं इन्वायरमेंट के, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसको आप मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ द ओशंस रिपोर्ट, जो कि यूनेस्को ने पब्लिश किया है। तो इसके अगर हम की फाइंडिंग्स की बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ओशंस हैं वो लगभग दुगने रेट से गर्म हो रहे हैं, जो कि आज से 20 साल पहले गर्म हो रहे थे। यानी 20 साल पहले का जो रेट था उससे रेट अब दोगुना हो चुका है ओशन के गर्म होने का। फिर जो ओशन वार्मिंग है उसका मेजर हॉटस्पॉट जो है वो आपका मेडिटेरेनियन है, ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन है और सदर्न ओशन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था स्टेट्स ऑफ द ओशन रिपोर्ट, आपको ध्यान में रखना है, इसको यूनेस्को ने पब्लिश किया है। अगला है दोस्तों कार्बन प्राइसिंग। आखिर ये होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन प्राइसिंग चर्चा में क्यों है। तो देखिए, कार्बन प्राइसिंग से एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है जिसका नाम है स्टेट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट 2024।
तो इस वजह से कार्बन प्राइसिंग वर्ड जो है वो चर्चा में आ जाता है। तो आखिर कार्बन प्राइसिंग होता क्या है? तो कार्बन प्राइसिंग और कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को एक कॉस्ट से अटैच कर देता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे आप देखेंगे एन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, फिर आपका कार्बन टैक्स है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो जितना करता है उसके उसके साथ एक कॉस्ट को जब अटैच कर दिया जाता है तो उसी को हम कार्बन प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट के कुछ की फाइंडिंग्स की बात करें तो कार्बन प्राइसिंग से जो रेवेन्यू होता है वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद चाइना और इंडिया जो है ये लार्जेस्ट होस्ट कंट्रीज है जो कि कार्बन क्रेडिट्स को इशू करते हैं। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पेरिस अग्रीमेंट ने कंट्री को कार्बन क्रेडिट्स को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ किया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसकी भी चर्चा मैंने पिछले करंट अफेयर्स में की है। देखिए दोस्तों, हर एक महीने आपको मोस्टली 30 से 40% का करंट अफेयर्स नया मिलेगा, बाकी 60% वही करंट अफेयर्स होते हैं जो पिछले 3-4 महीनों से लगातार चले आ रहे होते हैं। तो आपको नया करंट अफेयर्स केवल 30 से 40% ही मिलेगा। तो आपको उस तरीके से अपनी तैयारी को करना है कि हर महीने के करंट अफेयर्स को आप इस तरीके से रिवाइज करें कि आपको अगले महीने केवल 30 और 40% की मेहनत में पूरा का पूरा मंथली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिया ने 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर क्रेडिट के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की तरह वाटर की क्रेडिट दी जा रही है। अब ये है क्या? देखिए, ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि कार्बन क्रेडिट से बहुत सिमिलर है। इसमें वाटर कंजर्वेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने वाले को इंसेंटिवाइज किया जाता है। ठीक है, अब वाटर कंजर्वेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से रिलेटेड है। अब इस वाले पॉइंट का मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अगर किसी इंडिविजुअल ने या किसी एंटिटी ने वाटर के कंजर्वेशन के लिए कोई काम किया है तो उसके काम को प्रोत्साहन दिया जाता है, और ये प्रोत्साहन मॉनेटरी भी हो सकता है, पैसे के रूप में भी हो सकता है। तो उन्हीं के काम को इंसेंटिवाइज करने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको हम वाटर क्रेडिट कहते हैं। और जो वाटर का कंजर्वेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 6 है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज ये अर्न कर सकते हैं, और ये ट्रेडेबल क्रेडिट्स हैं। जो वाटर क्रेडिट होता है ये ट्रेडेबल है, लाइक कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, और ये तब दिए जाते हैं जब आप वाटर सेविंग मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि टोटल 17 है उसकी तस्वीर मैंने दे दी है। जब आप रिवीजन करें तो इसको 2 या 3 बार ज़रूर इसको रीड करें, ताकि जो भी गोल्स हैं वो आपके जहन में एक बार ठहर जाए। जैसे आप देखते हैं, सबसे पहला है गरीबी को मिटाना, फिर अगला है भूखमरी को मिटाना, अगला है फिर गुड हेल्थ एंड वेल बींग। अभी हमने SDG 6 की बात की तो उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर 7वां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। फिर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आपका 16 है। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर की बात करें तो SDG 14 है। लाइफ ऑन लैंड की बात करें तो SDG 15 है। क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो SDG 13 है। तो ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम नासा के मिशन प्री फायर के बारे में। तो इसके बारे में हम बात करें तो 2 क्यूब सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, ताकि अर्थ के पोल्स के हीट से जितने भी हीट लॉस्ट हो रहे हैं उसको मेजर किया जा सके। अब ये साइंटिस्ट को इस बात में हेल्प करेगा कि जो भी हमारे प्लानिट का हीट बजट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, या उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने में साइंटिस्ट की हेल्प करेगा कौन? प्री फायर मिशन, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्यूब सैट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये छोटे स्टैंडर्डाइज्ड और नैनो सैटेलाइट्स होते हैं। इसको टिपिकली क्यूब के शेप में बनाया जाता है, और इसका डायमेंशन जो होता है ये इतना होता है। तो बहुत ही छोटे शेप के, छोटे साइज के ये होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको हीट बजट के बारे में बात की। जो भी हमारे प्लानेट का हीट बजट है उसको अंडरस्टैंड करने में ये जो मिशन है वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो के बाद आप जाके हीट बजट को रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि आप इसको इस पिक्चर से भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो भी नोट्स बनाया हुआ है या NCERT की जो बुक है उस बुक से जाके आप एक बार हीट बजट ऑफ अर्थ को रिवाइज कर लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। अब इस रिपोर्ट को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया गया है, और ये 2016 से लगातार पब्लिश किया जा रहा है। तो हमें इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार ऑन एवरेज
एसडीजी का जितने भी एसडीजी हैं उसके केवल केवल 16% जो है वो ऑन ट्रैक है कि वो अगर अच्छे से करते रहे तो 2030 तक वो जो भी उनका अपना गोल है वो मेट कर पाएंगे। यानी 2030 तक केवल 16% एसडीजी टारगेट्स ऐसे हैं जो अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे, बाकी 84% अपने गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। फिर इस रिपोर्ट में फिनलैंड को पहले रैंक पर रखा गया है और फिनलैंड के बाद स्वीडन और डेनमार्क है। इंडिया को इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 109वां रैंक मिला है, ठीक है। लेकिन इस पॉवर्टी रिडक्शन और क्वालिटी एजुकेशन के टारगेट्स में इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो ऑन ट्रैक है, वो बहुत अच्छा है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूरोपियन यूनियंस नेचर रिस्टोरेशन प्लान, इसको एनआरपी शॉर्ट में कहते हैं। तो इसके बारे में हम दोस्तों बात करें तो ये अपनी तरह का एक पहला प्लान है। ये यूरोपियन ग्रेट डील का एक पार्ट है जो कि यूरोप में नेट जीरो जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का उसको 2050 तक पूरा करने में हेल्प करेगा ये प्लान, आपका नेचर रिस्टोरेशन प्लान, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं 50 साल हो चुके हैं दोस्तों क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के, तो ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया ने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को 1975 में भीतरकनिका नेशनल पार्क से लॉन्च किया था। अब इस प्रोजेक्ट को असिस्ट किया था यूएनडीपी ने और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो दोस्तों क्रोकोडाइल जो है ये मेनली फ्रेश वाटर स्टैम्प्स में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं और रिवर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नॉक्टर्नल होते हैं, नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जागने वाले होते हैं, तो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। और फिर ये पोई किलोथर्मिक होते हैं, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कुछ लिमिटेड डिग्री तक रेगुलेट कर पाते हैं, इसलिए इनको पोई किलोथर्मिक कहते हैं। फिर हमारे इंडिया में 3 मेन स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, जिसमें आप सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखेंगे जिसका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न, आप मगर और मार्श क्रोकोडाइल देखेंगे जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और तीसरा आप देखेंगे घड़ियाल जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब घड़ियाल के बारे में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछले महीने के कुछ वीडियोस में भी चर्चा किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मगर है, ये आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और ये आपका घड़ियाल है, ठीक है। चलिए, अभी हमने देखा कि क्रोकोडाइल जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है इसको भीतरकनिका नेशनल पार्क में शुरू किया गया था, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये ओडिशा में लोकेटेड है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबन के बाद, ये आपको ध्यान में रखना है। भीतरकनिका नेशनल पार्क एक रामसर साइट भी है और इस पार्क से होकर फ्लो करने वाले रिवर्स की बात करें तो उसमें आपका ब्राह्मणी है, बैतरणी है और धमरा है, ठीक है। अगला है माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो ये सिंगल सेल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस आई होप कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी का प्रीलिम्स है तो मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस जानते होंगे। तो माइक्रो एल्गी के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस न्यूट्रिशन के क्षेत्र में है, क्योंकि ये जो माइक्रो एल्गी होते हैं ये प्रोटीन्स में और वाइटामिन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। फिर कार्बन साइकिल के में इसका अपना सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने आपको बताया ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये माइक्रो एल्गी के बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है पेंच टाइगर रिजर्व। इसके लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों में फैला हुआ है और सतपुरा हिल्स के सदर्न रीचेस में आप इसको देख सकते हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें इससे रिलेटेड तो ये एक नेशनल पार्क भी है। हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, ध्यान में रखेंगे तो पेंच टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी है। पेंच रिवर इस नेशनल पार्क को या टाइगर रिजर्व को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, माफ कीजिएगा। फिर पेंच टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है जिसकी चर्चा हम आईने अकबरी में पाते हैं। अब आईने अकबरी को किसने लिखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं। और फिर इसका जो आप देखेंगे कि जंगल बुक जो है जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है तो उसका ओरिजिनल सेटिंग भी इसी पेंच टाइगर रिजर्व में है। तो इस वजह से ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है दोस्तों भुवन पंचायत। भुवन पंचायत है ये एक हम इसरो का एक ऑनलाइन जियो स्पेशियल डेटा और सर्विसेज डिसएमिनेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको जो भी जियो स्पेशियल डेटा है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि भुवन जो है वो क्या है।
इस तरीके से ये जून महीने के, जो कि 2024 के मैं जून की बात कर रहा हूँ, उस महीने के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, वहाँ यहाँ पे मैंने आपको उसके साथ आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे जितने भी मैं वीडियोस डालता हूँ, उसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं, सॉरी, सारे जो उसके पीडीएफ हैं, मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। आप उस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपने देखा होगा वीडियो में कि कितनी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में। तो अगर ऐसी पीपीटी आपके पास होगी तो बहुत ही ईजिली आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेक श्योर टू लाइक माई वीडियोज़। मैं आपसे बहुत ही जल्दी जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के साथ मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।